सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। आज तकरीबन 28 दिन के बाद मैं एक बार फिर हाजिर हूं। जो लोग कहते थे कोरोना ख़तरनाक नहीं है, कोरोना कुछ नहीं करता, एहतियात न करें, हाथ न धोएं, मास्क न लगाएं, भीड़ में जाने का कोई मसला नहीं है जैसा कि हम बर्ताव करते हैं। और मैंने डे वन से तकरीबन 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा एहतियात की, इतनी एहतियात की कि बग़ैर मास्क के कहीं नहीं गया, अपने ऑफिस में भी, अपने घर में भी, और गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकला। लेकिन मुझे पता चला जब मैंने सिर्फ एक बार एहतियात नहीं की, सिर्फ एक बार एहतियात ना करने पर यकम रमज़ान को लाहौर में अफ्तार के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये बेएहतियाती हो रही है। और उसी लम्हे मुझे पता चला कि ये बेएहतियाती मुझे पकड़ लेगी। मुझ समेत और भी दोस्त अहबाब थे जिन्हें कोविड उस अफ्तार के अंदर हुआ जहाँ कंधे से कंधा मिला के बैठे, क्योंकि अफ्तार में 2 मिनट पहले बहुत सारे लोग जमा हो जाते, तो कोविड हो गया। और कोविड होने के बाद का सिनेरियो तकरीबन 1.5 वीक बहुत ख़तरनाक था। उसमें ये लम्हे भी आया कि पता नहीं ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी। तो मेरी गुजारिश, आज का प्रोग्राम बहुत सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर के मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे पहले जान बचाना, एहतियात करना। मैं प्रोग्राम यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन और मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन क्या होने जा रहा है, 2 बड़े इजलास कल होने हैं, क्या होते रहेंगे, वीटो होता रहेगा और हम तकारीर सुनते रहेंगे। और जो 70 साल से पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कर रहा है, नगमे सुना के, और सारी दुनिया के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ नगमे और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वही रवैया रहेगा या दुनिया बदलेगी, मुस्लिम ममालिक बदलेंगे, OIC बदलेगी? एक पॉइंट। इसके अलावा सूरत हाल ये है कि तूफ़ान आ रहा है। तूफ़ान पाकिस्तान में अंदर तो नहीं आ पाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह का सब बता रहे हैं, लेकिन ये तूफ़ान क्या पाकिस्तान के माहीगीरों को और साहिली पट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही लॉकडाउन, जो कोविड का एक पैराहा है कि लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अमवात में कमी हुई है, 150, 160 पाकिस्तान में अमवात हो रही थी, कमी होते होते माशाल्लाह से 80s के अंदर आ गए हैं। 80-85 लोग अब पाकिस्तान के अंदर जाँबाग हो रहे हैं कोविड से। तो लॉकडाउन को ऐसे रहना चाहिए या खोलेंगे तो क्या होंगे? और ताजिर हजरात जब मुजाहरे करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो ये चाहेंगे मनवा लेंगे, लेकिन ये अपनी मार्केटों के अंदर SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा पाते। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोविड और जिस टाइम और जैसे हुआ और उसके बाद की सूरत हाल और उसके बाद स्टेप्स, बहुत सारी लर्निंग का मौका मिला कि अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, मेडिसिन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, डॉक्टर्स से बात करनी है तो कैसे मिलेगा। मैंने बहुत सारे दोस्त अहबाबों को अपने शामिल रखा अपने इलाज के सिलसिले में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर तारिक इब्राहिम का, डॉक्टर कामरान पाशा का, डॉक्टर कैसर सज्जाद का, डॉक्टर बारी का, डॉक्टर सिराजुल हक तारिक साहब का, और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब थे। लेकिन आखिर में मैंने फ़ैसला किया जिनसे मैंने इलाज करवाया, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लंदन बेस्ड हैं डॉक्टर कामरान पाशा, जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के केसेस को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उनके एडवाइस से मैं ठीक हुआ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोविड के स्पेशलिस्ट हैं, इंस्पेक्टर हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रूह रवा हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, जो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो कुछ होता रहा है वो उसके अंदर पेश रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मरहलों के अंदर ऐसी चीज़ों को वो लेकर आए सामने कि हुकूमत मजबूर हुई है इनकी एडवाइजेस पर काम करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। कोविड एक ख़तरनाक चीज़ है, और जितना हम गुफ्तगू करते हैं शायद लोगों को यकीन नहीं रहता कि कोविड जो है वो इतना ख़तरनाक है। और जब कोविड पकड़ लेता है तो इंसान की जान निकल ही जाती है, फिर दुआओं के तहत ही और आप डॉक्टर्स के तहत ही बंदा निकल सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। हम जिस जगह इस वक्त डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से रास्ते हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं? एहतियात करना, हाथ धोना, मास्क लगाना, रश में ना जाना, घरों पे मेहमानों को ना बुलाना, इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं पिक्चर पाकिस्तान में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आप सेहतियाब होकर दोबारा बहुत शुक्रिया। आपने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने ज़रूर ये तजुर्बा किया होगा कि कोविड में बीमारी में आदमी को क्या होता है और क्या फीलिंग्स होती हैं और किस तरह से कुदरत अल्लाह ताला याद आता है, क्योंकि मैं खुद भी इससे गुजर चुका हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और मजीद आगे आपको प्रोटेक्ट करे मजीद किसी आफत से, और तमाम लोगों को इस बीमारी से, खासकर कोविड से बचा के रखे, हमारे तमाम भाइयों को, बहनों को। आपका जो बेसिक सवाल है, इसके अंदर सिर्फ एक आंसर सिंपल सा ये है कि देखें, SOPs को फॉलो करना है और वैक्सीन लगाना है। सिर्फ दो काम करें, जो आगे का लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए हुकूमत का भी और अवाम का भी, कि सख्ती से SOPs पे अगर हम अमल दरामद करेंगे तो आप समझ लें कि जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने तिजारत करनी है, आपने अगर कारोबार करना है, आपने अगर तालीम जारी रखना है, आपने अपने रोज़मर्रा के जो काम है उसको जारी रखना है, तो सख्ती के साथ आप SOPs पे अमल करें और ये तमाम चीज़ें जारी रखें। और इसकी मिसाल दुनिया में मौजूद है। लोग कहते हैं कि जी रमज़ान में तो सऊदी अरब खुला हुआ है, तो फला खुला हुआ है। इसलिए खुला हुआ है कि वहाँ पर अगर आपने गलती की तो आपको 5,000 दरहम उसी वक्त, और वहाँ कानून ये है कि आप उसी वक्त जुर्माना होगा, 5,000 रियाल, बिल्कुल उसी वक्त। और वहाँ ये सिस्टम ये है कि अगर आप घर से जब निकलते ही मास्क के साथ निकलेंगे, अगर आपको कहीं तस्वीर में नजर आ गए कि बगैर मास्क के आप घर से निकले, तो आप पे तो इस तरह की हुकूमत को भी सख्ती करनी पड़ेगी और अवाम को भी समझना पड़ेगा कि हम अगर कारोबार चलाना चाहते हैं तो SOPs पे अमल करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट वैक्सीनेशन का है कि वैक्सीनेशन जो भी अवेलेबल है उसको जरूर अवेल करें, जरूर वैक्सीनेट कराएं, अपने को भी, अपने पूरे घर वाले को, जैसे हुकूमत डायरेक्शन देती है। मैं तो हुकूमत से बार बार कहता हूं कि ये एज लिमिट खत्म करें, वॉक इन करें, लोग आए। बल्कि बहुत सारे लोगों के पास बच्चों को भी लगाएं, मौजूद नहीं, बच्चों को तो नहीं लगाएं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जो 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाएं, सबको लगाएं। और ऐसे लोग हैं फैसल, अभी मैं ये आपके तवज्जुह से हुकूमत से कहना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, उनको भी लगाएं। वो बेतहाशा लोग हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए, चाहे किसी तरीके से भी। और उसका तरीका यही है कि आप लोगों को बुलाएं सेंटर में और उनको कंफर्म करें कि ये हमारा शहरी है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए यहीं पे रहना है, तो उसको वैक्सीनेट करें। तो ये दो काम करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे, उतनी जल्दी कोरोना से छुटकारा हासिल करेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, आप चूंकि इंस्ट्रक्टर हैं, कोविड के पेशेंट को समझाते हैं, घर पर रहते हैं, मेरी मुलाकात चूंकि आपसे हुई नहीं तो मैं आपसे भी वो सारा मालूमात देता और कोशिश करता कि मेरे इलाज के सिलसिले में आपका भी इनपुट हो। डॉक्टर कैसर सज्जाद को कोविड हो चुका, आपको भी कोविड हो चुका, मुझे भी हो चुका, 3 लोग प्रोग्राम में उनको हो चुका। जिन डॉक्टर हजरात से मैंने मदद ली, डॉक्टर कामरान पाशा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर, नहीं आते हैं टीवी पर, बहुत रिक्वेस्ट की नहीं आते हैं टीवी पर, उन्हें भी कोविड हो गया। बहुत सारे डॉक्टर्स को हुआ, बहुत सारे और लोगों को हुआ। इंडिया के अंदर 140 के करीब सहाफ़ी, एंकर्स जहाँ बहक हो गए, इंतकाल हो गया उनका कोविड की वजह से। इतना ख़तरनाक किस्म का है ये। हम बहुत ईजी लेते हैं, अभी भी बहुत ईजी। मैं चिढ़ना शुरू हो गया हूँ अपने सिस्टम में देखकर। मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथ से हाथ मिला के खड़े में, ईद पे झप्पियाँ पा रहे हैं, लोगों को कोई एहसास नहीं है बिल्कुल भी। किस तरह आप गाइड करेंगे? पहले तो गाइडेंस एक ही है कि SOPs अंदर दिल से दिमाग में है। एक चीज़ फैसल आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक बंदा सफ़र कर रहा होता बाइक पे, हेलमेट नहीं पहनता हमारे यहाँ। वो क्यों नहीं पहनता? वो कहता है यार कि जो होगा हो जाएगा, अल्लाह बड़ा है, सफ़र की दुआ पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन स्टिल एक्सीडेंट्स होते हैं, जान से जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, क्रैशिंग सिम्टम्स ज़्यादा हैं, और हम डेली बेसिस पे चीज़ें देख रहे होते हैं। दूसरा, जिसके घर में होता है उसकी नस्ल तर नस्ल याद रहती है उसको। इसी तरह कोविड है, आपको हो गया, मुझे याद है कि यार मुझे हुआ है। स्टिल आई हैड अ फीवर और मैं क्वारंटाइन था 14 डेज, बट स्टिल
मेरे नज़दीक सबसे पहले मेरी मदर डॉक्टर बिल्किस जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पेशेंट से लगा, आया कि उन्होंने बहुत SOPs का ध्यान रखा, पेशेंट से लग गया, रूम में आई, पेशेंट से लग गया, स्टिल हम अवॉइड नहीं कर सकते पेशेंट्स, ज़्यादा खतरे में होते हैं, ज़्यादा खतरे में होते हैं, लेकिन स्टिल आपने जिस तरह कहा कि आपने एहतियात रखी और हो गया, ये स्टिल इट्स एन अनयूजुअल चीज़ कि सडनली किसी वक्त किसी तरह भी हो जाए और घुस जाए अंदर। और इस कोविड को जो नाम दिया जाता है ना, वो कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हिपोक्सिया, हाइपोक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक गिरती है और सडनली आपको पता ही नहीं चलता कि ये वेरिएंट काम क्या करता है, सडनली आपको डैमेज कितना करता है। फर्स्ट एग्जांपल दूं, जैसे जो पुराने 1 साल पहले जो वेरिएंट थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अब जो वेरिएंट आया है B117 और जो अब ये जो नया वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है, वो है B1617। सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है जिसमें आपको यही नहीं पता चलता 4 दिन तक कि मेरे साथ अंदर लंग में हो क्या रहा है। आप आराम से बैठें, 4-5 दिन बाद सडनली जो है ड्रॉप करेंगे और ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। फिर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि वो 20 लीटर्स आपको लेना बहुत मुश्किल काम है। सडनली आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, सडनली रात के 12 बजे आपको ऑक्सीजन, बहुत ब्लैकमेलिंग है, बहुत ब्लैकमेलिंग है। नो डाउट, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में हमने 1.5 साल अभी तक स्टिल हम फ्री ऑफ कॉस्ट PCR टेस्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन लाखों के हिसाब से टेस्ट किए हैं फ्री ऑफ टेस्ट, हुकूमत सिंध की कोलैबोरेशन के साथ। स्टिल आई हैव अप्लाइड फॉर वैक्सीन सेंटर कि मेरे हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर बने और हम फ्री वैक्सीन दें और वैक्सीन हम फ्री करें कि लोगों को लाइन से बचाएं, SOPs का ध्यान रखें और उस चीज़ से बचें। सेकेंडली, मैंने कम से कम 150 से 200 पेशेंट ऐसे घर पे ट्रीट करवाए हैं कि जिनको हमने ऑक्सीजन सप्लाई करवाई विद मिनिमल चार्जेस, स्टाफ अरेंज करवाया लड़ झगड़ के मिनिमल चार्जेस पे, लोगों के घर तक जो रेमडेसिविर है या स्टेरॉइड्स हैं वो पहुँचवाए विद द कंपनी की हेल्प से कि उसी रेट पे मिले जो ब्लैकमेलिंग ना हो। इस तरह के सेंटर्स तो इतने नहीं होंगे जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। लोगों को रिलीफ देने वाला, लोगों को तकलीफ देने वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैं कैसर सज्जाद साहब को एक मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे मालूम है बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं उनसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, जाने भी दी हैं डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लैकमेलिंग है, अद्वियात ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, रेट्स बढ़ जाना और इतना बुरा हाल हो जाता है कि उस वक्त जिस वक्त पेशेंट है उसकी फैमिली दरबदर हो रही होती है, डॉक्टर्स परेशान होते हैं, मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, नहीं मिलती हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो लॉक करके बैठे हुए हैं। इसके ऊपर क्या करना चाहिए सर? इसके ऊपर आपका इदारा सबसे बड़ा इदारा है डॉक्टर्स का, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी मैं मिसाल रमज़ान का देता हूँ कि रमज़ान जब आता है हर चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है और लोग ये कहते हैं कि यही महीना होता है हमें कमाने का। मुझे नहीं पता कि कमाने का या लूटने का यही एक महीना होता है मुसलमानों को तंग करने का। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने देखा कि जैसे ही कोविड आया और हमने डिमांड करना शुरू किया कि लोग जो है वो मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें, अपने हाथ को बार बार धोएं, अगर वो ना पानी और साबुन ना मुहैया हो तो आप सैनिटाइज करें जी। कुछ अरसे के बाद पता चला कि जी मास्क की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मास्क मार्केट में नहीं मिल रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, डॉक्टर हजरात कह रहे हैं मास्क लगाओ और मास्क अवेलेबल नहीं है। फिर पता चला सैनिटाइजर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग बेचारे मजबूर होके महंगी कीमतों में फिर लिया। फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन की एक टेलीविजन पे बात चली कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने पूरा पूरा सिलेंडर अपने घर रख लिया। दवाइयों की बात आई, हमने बार बार कहा कि खुदारा दवाइयों के नाम ना लिए जाएं टेलीविजन पे, फिर भी नाम लिए गए। डॉक्टर साहब, करना क्या चाहिए? आप तो मुसलसल कहते हैं करना क्या चाहिए? हुकूमत को कुछ चाहिए, कोई घंटा, कोई डंडा, कोई चीज तो हो रिट कायम करने वाली। मसला सारा ये है कि सबसे पहले मसला सिर्फ ये है फैसल के हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती है नहीं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून नहीं है, कानून पे अमल दरामद नहीं है। ये काम है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और दूसरे जो इदारे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का कि वो सख्ती से इस पे अमल दरामद कराएं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे बात आगे निकलती है, ये महंगाई कैसे होती है। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि ऐसे मौके पे ये एक वबा है, ये पेंडेमिक है, इस पे तो लोगों को सपोर्ट करना बस आपने बेहतरीन बात की कि हुकूमत की रेट, अभी जिस मीटिंग में आप जा रहे हैं
बता ही देता हूं मैं आपको, सदर मुमलिकत से मुलाकात है जिन हजरात की, उसमें डॉक्टर कैसर सज्जाद उस मीटिंग में जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को उठाएंगे सदर मुमलिकत के पास और वो कोशिश करेंगे, अहकामात देंगे वज़ीर आज़म के साथ मिलकर कि रिट जो है हुकूमत की अगर वो कायम हो जाए तो फिर मस्जिद के पास बाहर से कोई चप्पल भी नहीं चुरा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर सज्जाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम में एक और एंगल भी शामिल करना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं कि बाजार खुलने का सिलसिला, प्रेशर बिल्डअप होगा, ईद गुजर गई है, बाजार खोलो, बाजार खोलो, बाजार खोलो, चांद रात को बंद था, ऐसे बंद था, वैसे बंद था। बाजार तो खोलो, लेकिन बाजार किस SOPs के थ्रू खोलो? जो रेफरेंस दे रहे थे सऊदी अरब का डॉक्टर कैसर सज्जाद के, वहाँ पे मास्क लगाए बगैर कोई बंदा बाहर नहीं निकलता और बड़े सख्त किस्म के उनके SOPs हैं। 5-5 हज़ार रियाल के वो जुर्माने कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर और यहाँ पे भीड़ लगी होती है। मेरे साथ दो अहम लीडरान हैं बिजनेस कम्युनिटी के इस वक्त मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के तमाम ताजिरों के रहनुमा हैं। अतीक मीर साहब कराची से ऑडियो पर मौजूद हैं, जो कि, और जुबैर मोतीवाला साहब भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के बड़े लीडर रहनुमाओं में मौजूद शामिल हैं। और तीनों को खुशामदेद। बात का आगाज़ में अजमल बलोच साहब आपसे करना चाहता हूँ कि जब हम SOPs की बात करते हैं, आप लोगों के कारोबार की बात करते हैं, बाज़ारों को खोलने की बात करते हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता, कंधे से कंधा मिला हुआ होता है, दुकानों के अंदर, बाज़ारों के अंदर रश होता है, क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह से आप एहतजाज करते हैं, बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज करते हैं और हुकूमत से अपनी बात मनवा लेते हैं, तो क्या ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आप तय करें कि भाई ये SOPs होंगे, मेरी दुकान में 3 लोग अंदर आएंगे, बाकी लाइन लगेगी? क्या ये मुमकिन है कि आप तमाम ताजिर तंजीमों को इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देंगे, भाई SOPs के बगैर हम कारोबार नहीं करेंगे, कोई कुछ भी कर ले? मुमकिन है बलोच साहब? आवाज नहीं आ रही मुझे। अतीक मीर साहब, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, यही सवाल आपसे करता हूं। आपकी आवाज तो ऐसी है कि बस आप कहते हैं और हुकूमत मान लेती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ताजिर बिरादरी को भी आप मनवा लें कि भाई SOP के बगैर नहीं होगा कारोबार, कुछ भी कर लें? अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब को आवाज आ रही है? अतीक मीर साहब के हवाले से आपने जितनी भी बातें की हैं, जी 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 जी, हम उन्हें उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि कानून की रिट कायम होनी चाहिए। हाँ। तो कानून की रिट चूंकि कायम नहीं है, हम ये तो कर सकते हैं कि अपनी दुकानों पे SOPs अमल करवा दें, जी जी जी, मुलाजिमीन को खुद वो जो एक हुकूमत की पॉलिसी अप्रूव करके वो जो लोग तकसीम हो सकते हैं 12 घंटे में मुख्तलिफ औकात में शॉपिंग करने के, जी जी, उन्हें जब आप 6 घंटे 4 घंटे में महदूद करेंगे तो वो एक रेला है, उसे कोई भी संभाल नहीं सकता। फिर ये बात कहना कि जैसे ये एक साल का सबसे अहम एक महीना होता है जिसमें लोग ईद शॉपिंग करते हैं, जी जी, आप इसको ये एक आम सा जुमला लगता है, बेमायने सा। ये कहा जाए कि भाई हम इसमें तिजारत ना करें, लोग सादगी से ईद मनाएं। मुझे फैसल भाई आप बता दें, लोग तस्लीम करते हैं कि सादगी से ईद मनाएं या ना मनाएं, जी, आपने देख लिया कौम का मिजाज, कौम का रवैया, आपने रोक नहीं सकते। इसलिए कि इनकी किस्मत में, पाकिस्तानी अवाम की किस्मत में खुशियों के लम्हात ही चंद हैं, उनमें एक ईद का दिन है। तो अगर देखें कि मेरा है और अल्लाह का शुक्र है, कोरोना की शरह में, मुस्बत शरह में, केसों में जो कमी है, यकीनन कहीं ना कहीं इस पर अमल दरामद है, या फिर इसे अल्लाह का इनाम समझ लें कि अगर हम SOPs पे अमल नहीं करते, फिर भी पिछली मरतबा भी शरह कम हुई जब पहली लहर थी, और दूसरी लहर में भी शरह इसी तरह कम हुई। तो ये इतनी सख्तियां करना कि आपने कारोबार भी बर्बाद कर दिया, आपने खरीदारी का साल का सबसे अहम सीजन जिसमें अरबों रुपए का बाद लोगों ने सरमायाकारी। अच्छा अतीक मीर साहब, मैं जुबैर मोतीवाला साहब यहाँ में शामिल कर लूँ, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप है। मोतीवाला साहब, हम गैप देखते हैं, जो बिजनेस ताजिर बिरादरी है उनका डिमांड, उनके सवाल, आपने भी इस वक्त मुतालबा भी किया था रमज़ान से पहले वाला, सबने सुना, अतीक मीर साहब भी, बलोच साहब भी, लेकिन गैप नज़र आता है कि वो SOPs पर अमल दरामद नहीं हो पाता, ताजिर बिरादरी नहीं करवा पाती, हुकूमत की रेट भी नहीं, बल्कि इस दफ़ा तो पुलिस वाले पैसे ही लेते रहे दुकानदारों से।
ये गैप किस तरह से फिल होगा? सऊदी अरब वाली कैफियत या दुबई वाली कैफियत पाकिस्तान में आ सकती है? जुबैर मोतीवाला साहब, देखिए बात ये है कि दुकानदार है, दुकान के अंदर एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप दुकानदार ये एक्सपेक्ट करें कि जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, जो बाजार में जाने वाले लोग, उनको ये अगर इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे तो ये उनसे उम्मीदें रखना मेरे ख्याल है कोई ज्यादती वाली बात नहीं। बात यह है कि ये जब हमने ये किया तो मैंने सरकार को यकीन दिलाया, मैंने अरबाब इख्तियार की सारों से बात की तो देखिए एसओपी की आप बात करते हैं, मैंने इनको वीडियोस बना के जो है भेजी कि देखो एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अक्सर इलाकों के जो दुकानदारों के जो लीडरान थे उन्होंने मुझे सारी जो है ना वो व्हाट्सएप की मूवी भेजी, वो मैंने उनको दी। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल आपकी बात ये नहीं, गवर्नमेंट की बात को मैं डिनाई नहीं करता, ये बहुत रिस्की मामला है और हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हाल है अल्लाह ना करे कभी हमारी तरफ में उसका असर भी आ जाए तो मैं नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि एक दो बातें कि बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे फायदे के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकते अपना, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं कर सकते हम कि अगर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए और अगर हमने फौज को इन्वाइट कर लिया और फौज हमारी माशाल्लाह जब एक सिपाही भी खड़ा हो जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। अगर कुछ पेनल्टीज लगा देते मास्क पहनने वालों के ऊपर, हम घूमने वालों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि दुकानदारों की जो ईद है वो बेहतर हो जाती। इससे आपको पता नहीं कि नुकसान कितना बड़ा है। आपने तजवीज़ अच्छी दी है, आपने तजवीज़ अच्छी। मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ। मेरे साथ अजमल बलोच साहब भी मौजूद हैं, अतीक मीर साहब भी मौजूद है स्टूडियो में, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ भी मौजूद है। असल में इस मसले को हल करना ज़रूरी है। लोग एसओपीज़ पर अगर अमल दरामद नहीं करेंगे, बाज़ारों को खोलना नहीं चाहिए या खोल देना चाहिए। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। 17 मई से बाज़ार खुल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन रात 8 बजे तक खुलेंगे। एसओपीज़ पर अमल दरामद होगा। इंटरसिटी बस सर्विस भी बहाल हो रही है, लेकिन 50% बसों के अंदर मुसाफिर सफ़र करेंगे। अब ये दो बड़े ऐलानात हैं। अब हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं सॉफ्ट अंदाज में। अब सबसे बड़ा मामला ये जो मैं जुबैर मोतीवाला साहब से भी गुफ्तगू कर रहा था, अतीक मीर साहब ने भी तजवीज़ दी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अंजुमन जो है ताजरों की, अजमल बलोच साहब उसके रूह रवा मौजूद हैं, उनसे सवाल करते हैं। अजमल साहब, ये हम एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए जो मीटिंग्स करते हैं हुकूमत के साथ, जो कि जुबैर मोतीवाला साहब ने बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ दी, दुकान के अंदर तो एसओपी पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, ताजिर करवा सकता है, लेकिन सड़क पे बाहर साइड पर नहीं हो सकता। आप ऐसी मीटिंग क्यों नहीं करते, या आपने की होगी तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता कि बाहर भी उसी तरह की एसओपीज़ पर अमल दरामद हो, पुलिस करे, रेंजर्स करे, स्टैंड बाय फौज के जवान हैं उनसे करवाया जाए, लोगों की मेंटालिटी को फिक्स करने की, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपके बाजार खुलते रहे, आपका कारोबार चलता रहे, लोग भी आते रहे, सामान भी लेते रहे। ये वाली मीटिंग आपने की है अजमल बलोच साहब? मीटिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने बात की सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में करप्शन नहीं है वहाँ, इसलिए कोई किसी जुर्म की कोई रेशो नहीं है वहाँ पे। ये काम हो रहा है, उनका काम ऐसा है कि कोई गलती करता ही नहीं है, दुकानें दिन रात खुली हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि ये कहते हैं कि ताजर एसओपी पर अमल नहीं करते हैं। अमल का मुंह बोलता सबूत ये है कि 7 मई तक पूरा पाकिस्तान खुला था और असद उमर साहब की दावत पे पूरा रश मार्केटों में था कि जिसने खरीदारी करनी है कर ले। आज उस बात को 1 हफ्ता गुजर गया है, लेकिन कोई उसमें मरीजों में इजाफा नहीं हुआ है, तो ये मुंह बोलता सबूत है मरीजों में कमी हुई है। एसओपीज़ पर अमल किया। नहीं, लॉकडाउन के अंदर एसओपीज़ पर अमल दरामद तो जाहिर है, लॉकडाउन पे तो लॉकडाउन था, उसमें अमवात में कमी हुई है, मरीजों में कमी हुई है। देखिए नहीं, पिछले जो हफ्ता गुजरा है उसमें रश था, उसका रिजल्ट अब आना था ना। उसमें अगर किसी को कोरोना हुआ था तो वो अभी रिजल्ट आना था, अभी कोई रिजल्ट नहीं है उसका, उल्टा शरह फीसद नीचे गई है। तो इसका मतलब ये है कि ताजरों ने एसओपी पर मुकम्मल अमल दरामद किया। मैं बड़े वाज़े ये बात कर रहा हूं। अरे आप अजमल बलोच साहब, मैं आपको फोटो दिखाऊं लाहौर का, कराची का, फैसलाबाद का, हैदराबाद का, सक्कर का, बाजारों के अंदर वो हाल है। ये आपकी बात सही है, दुकानों के अंदर
दुकानदार ने एसओपी पर अमल दरामद करवाया है, जैसे जुबैर मोतीवाला साहब कह रहे थे, मैंने खुद भी देखा है, फुटेज भी देखा है, लेकिन बाजारों के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। हुकूमत के रेट, अतीक मीर साहब, हुकूमत के रेट बाजारों के अंदर कैसी रही है? अतीक मीर साहब, हुकूमत ने तो मार्केटों को सील भी किया, दुकानें भी सील की गई, उन्हें उन पर भारी जुर्माने भी किए, यानी सारा जोर तो चलता है दुकानदारों पे। लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखें, गली मोहल्ले नगर नगर जिस तरह ठट के ठट थे, आप क्या समझते हो ये 8 मई के बाद क्या लॉकडाउन हो गया? वही सूरत हाल थी। बात यह है कि वो पैसा दो, शटर उठाओ। सबसे ज्यादा देखें इस लॉकडाउन में वाला जो महकमा है, पुलिस का महकमा। तो आप जिस पर जो कहते हैं कानून की रिड कायम करना, तो पहले कानून को तो मजबूत करें, कानून के हाथ पांव मजबूत करें, उसमें ईमानदारी का आंसर लेकर आए। जैसे आप सऊदीया की हम मिसाल देते हैं, अभी देखिए बरतानिया में उन्होंने लोगों को एक दूसरे के घरों में जाने से रोक दिया, और पड़ोसी फोन कर देता था कि जी फला घर में मेहमान है, पुलिस आके अरेस्ट कर लेती थी, जुर्माना कर देती थी। तो कानून को पहले मजबूत करें। कानून में मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, थाने जो हैं वो लेन देन के मामला बन गए, जिसमें प्रेशर उठ गया, चाहे कितनी भीड़ हो। लेकिन ऐसा क्या कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी है, तो आपने पूरी मार्केट सील कर दी। ठीक है, तो ये आप कानून की बजाय कानून की बल से, बिल्कुल सही। यही सवाल लेके मैं जुबैर मोतीवाला साहब, कानून की अमलदारी क्यों नहीं करवा पाते? क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमतें, हमारी मिनिस्ट्रियां नहीं करवा पाती? वजह क्या समझते हैं आप इस पे जुबैर भाई? इस मुल्क के अंदर ये जो बात आप कर रहे हैं ना कभी हुई है, ना मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो देखिए बात है कि यहाँ करप्शन जहाँ होगा और हर लेवल पे करप्शन होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, चपरासी तक करप्शन होगा, तो आप क्या समझते हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। आप रिट ऑफ द लॉ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आप ट्रैफिक के अंदर आप देख लें, किसी भी अगर मुल्क, अगर आपने कोई उनके अखलाक देखने हो, उनका चलता हुआ ट्रैफिक, आपको पता है हम जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं, जिस तरह से मोटरसाइकिलें चलती है रोड के ऊपर, हम इन 120 की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जब बात की इससे पहले, तो मैंने ये कहा कि हम अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं इस मुल्क में, तो वो खाकी की है, खाकी वर्दी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो यहाँ आ गए, अगर उनके साथ अगर वो ये खड़ा कर देते तो नहीं होता। लेकिन बारह हम जो ना इतनी बड़ी लंबी बहस जो कर रहे हैं, जो गुजर गया उसकी, मेरा ख्याल ये है कि मैं ये बात ये करना चाहता हूँ, आगे ये दुकानदार जो है वो आगे जब ईद के बाद जब ये खुलेगा, एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि हमने कोविड के साथ आगे की जिंदगी गुजारनी है और हमने उसके लिए तैयारी करनी है। और ये जितने ये SOPs हैं, ये हम जब तक हमारी समझ में ये नहीं आएगा, हम में से हर एक पाकिस्तानी की ये मेरे लिए है, ये SOP से मुझे फायदा होगा, जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे। आज आप देखिए वैक्सीन लगाने वाले एक्सपो सेंटर में आज भी हम वैक्सीन को नहीं मानते, तो कहते हैं वैक्सीन जो है इससे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये खानदानी मंसूबबंदी वाले लगवा रहे हैं, ये फलाने लगवा रहे हैं। अगर हमारे ये लोगों को शऊर देने वाली बात आप कह रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अजमल बलोच साहब, ये जुबैर भाई ने जो बात की बहुत जबरदस्त बात है, अतीक मीर साहब भी इस तरह की बात कहते रहे। आपने कहा कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ी ताजरों की तंजीम से कोई बात करने को तैयार नहीं है, आखिर हुकूमत आपसे बात करने को तैयार क्यों नहीं है? हमारी जितनी हुकूमतें हैं ना, ये डंग टपाओ सिस्टम चलाती हैं। ये हम आज तक कोई कानून साजी नहीं हुई है। 2 साल से हम कोरोना से गुजर रहे हैं, कोई कानून साजी नहीं है। अभी भी क्या होता है कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लोग होते हैं, चाहे क्लर्क होते हैं, उनको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे के मार्केटों में भेज दिया जाता है। अब उनको क्या पता कि हमने क्या करना है? वो उन्हीं को तो पता ही क्या करना है। यहाँ आ जाते हैं डिप्टी कमिश्नर्स को ही तो पता है, जो हुकूमत इजलास करने के बाद फैसले करती है, वो एग्जीक्यूशन तो डिप्टी कमिश्नर्स ने करवानी है, वही उन्हीं के थ्रू तो चलेगा। आइन में कानून साजी करके आप नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि कोई कानून साजी हो, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करेंगे, आप अच्छा फैसला नहीं कर सकेंगे, आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। हम हमेशा जब मुसीबत में आते हैं, जिस सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, चौक में इशारा लग जाता है, तो यही काम अब तक हो रहा है 70 साल से ज्यादा कर। आप कह रहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने जिसमें सबको शामिल किया जाए, हुकूमत रेट, हाँ, सारे ताजिर बिरादरी को शामिल किया जाए, हुकूमत पार्लिमानी कमेटी भी बनी, चले आपकी तजवीज़ आ गई, बनी, उसने भी कुछ नहीं किया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक पीर साहब। मामला ये है कि दुनिया ने क्या सीखा, दुनिया ने क्या, बहुत बुरी तरह एक अजाब के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान है, बहुत बुरे हालात हैं हिंदुस्तान के। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा करम। पहले लहर में, दूसरी लहर में और तीसरी लहर में पाकिस्तान में बहुत अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप चूँकि कोविड के इंस्ट्रक्टर हैं, सारी दुनिया के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसको देख रहे हैं, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, क्या वैक्सीन पाकिस्तानियों को सेफ कर लेगी अगर 18 साल से बड़े ज़्यादा उम्र के सारे पाकिस्तानियों को, 50-60% पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगा दी जाए? जैसे अमेरिका के अंदर चीज़ आ गई कि मास्क उतार दो भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं, जाओ और गाड़ी के अंदर 5-6 लोग बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल हो सकती है 50-60% को वैक्सीन लगा दें और बगैर सोचे समझे लगा दें कि भाई इसके पास शनाख्ती कार्ड है नहीं है, उम्र क्या है, बीमार है नहीं है, सबको लगा दें, तो हम इस वाले टेंशन से बाहर आ सकते हैं? बाजारों में, बाजार खुले हुए हों, खाने पीने के मामला खुले हुए हों, जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, बेहतरीन लर्निंग कर रहा है, पाकिस्तान भी उस स्टेज तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, आप अगर पुराने वक्तों में जाएँ, पोलियो, येलो फीवर या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, आप देखें तो रेशो कितने कम हो गया वैक्सीन लगाने से। वैक्सीन लगाने से, ऑफ कोर्स वैक्सीन से ही आपने पूरी जो अपनी जो आवाम है, पॉपुलेशन है, उसका 60% हिस्सा जो है आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है इन बीमारियों से। हल हमारे पास ये है कि लोगों को वैक्सीन लगा के प्रोटेक्ट किया जाए, सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, बाजार बेशक खोल दे, टाइमिंग बेशक खोल दे, कोई मसला नहीं, कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी वैक्सीन लगा सकता है। इस वक्त कौन कौन सी अवेलेबल है? पहले साइनोफार्म थी, जो साइनोफार्म थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, वो नहीं आ रही। फिर कैंसायो बायो आई है, फिर साइनोफार्म तो दोबारा उसकी खेप आ गई है चाइना से। नहीं, अभी साइनो फॉर्म नहीं आई, साइनो आई है, कैंसायो बायो थी, और एक आई है एस्ट्राजेनेका, ठीक है, जो अभी लोगों को लग रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो शायद उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा हैं, तो शायद कौन सी वाली वैक्सीन? एस्ट्राजेनेका जो है, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। किस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, उससे थोड़ा सा ये होता है, क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाता है, जिनको क्लॉटिंग का मसला है, इम्यूनिटी जिसकी कम है, जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ के लोग हैं, उनकी क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा अंदेशा था कि इसको हम बैन करेंगे। लेकिन स्टिल इन द वर्ल्ड वो कहते हैं कि 137 कंट्रीज़ में एस्ट्राजेनेका लग रही है, और 500 ममालिक के अंदर बैन हुई है अब तक? अभी तक हमारे बहुत सारे मुल्क में बैन भी हुई है और बहुत सारे मुल्क में लग भी रही है। जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान में अगर ये चीज़ बात, वैसे ही लोग शऊर नहीं लेते हैं, वैसे ही एसओपीज़ पर बराबर नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते, अगर उनके जहन में आ जाए कि भाई इस वैक्सीन के अंदर मसला है तो वैक्सीन लगाना छोड़ देंगे लोग। ऑफ कोर्स, लेकिन जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चाइनीज़ वैक्सीन, बिल्कुल चाइनीज़ वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसकी रिसर्च में जाएँ तो टॉप 3 ब्रांड ही हैं जो चाइनीज़ वैक्सीन में ही आते हैं। इसमें लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में 60% लोगों को ये वैक्सीन लग जाए तो हम इस वबा से बाहर आ सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर एक आप लें कि एक फ्लू लाइक इलनेसेस आती हैं, फ्लू लाइक इलनेसेस में ये होता है सिर्फ नज़ला खांसी होता है, वो लंग में नहीं घुसता है। लेकिन अगर आवाम को बहुत सारी एपिडेमिक एंडेमिक हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी बनती है, ऑटोमेटिकली आप इससे रेजिस्ट हो जाते हैं और आपकी वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह पेंडेमिक में भी यही होगा कि ऑल ओवर द सोसाइटी अगर ये वैक्सीन लग जाएगा, या बहुत सारी, अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे शहरों में या ऐसे गांव देहातों में ये इन्फेक्शन नहीं फैला है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ उनकी हर्ड इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो इन्फेक्शन नहीं आ रहा। दूसरा आपको बात बताऊं, कितनों को जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग मरीज़ हैं, कोई दिल का मरीज़ है, किडनी का है, कैंसर है वगैरह, इनको अपने डॉक्टर से पूछकर वैक्सीन लगवानी है या ये जाएं सेंटर पे और वैक्सीन लगवा लें? थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन करें, ब्लड प्रेशर वगैरह दिलवाएं अपने आप को। अगर देखें डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है या हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है तो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें और फिर लगवाएं, कोई इश्यूज़ नहीं है। कोई इश्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये डॉक्टर से बात कर लें। बिल्कुल बात करें, 100% ये वैक्सीन लगाएं, सेफ़, ठीक है। और जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। माइल्ड सा फीवर आता है या हल्का सा बॉडी पेन होता है, और बिल्कुल आपको बात बताऊं फैसल, दिस इज़ द लास्ट एंड ओनली सोल्यूशन कि हम अपने मुल्क को मार्क्स फ्री और ये जो आप कहते हैं SOPs फ्री करने के चांसेस हैं। और आपको बात बताऊं, अगर SOPs थोड़ा सा मेंटेन कर लें SOPs को, और अगर मास्क पहने, अगर आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में अगर थोड़ा सा शऊर हो, जो मार्केट के लीडर्स हैं उनको कहें कि अगर थोड़ा सा फासले से वहाँ पे बॉर्डर्स बना दें जहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है। तो यही है ना जिस पर सारे ताजिर बिरादरी कहते हैं। लेकिन बहरहाल आपने वैक्सीन वाली बात
आज की सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैक्सीन सबने लगानी है, सब वैक्सीन जो लोग बीमार हैं वो अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन लगाए बगैर अगर 60% पाकिस्तान ने वैक्सीन लगा ली तो फिर पाकिस्तान के अंदर मसाइल माशाल्लाह से इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और हुकूमत जिस तरह से कोशिश कर रही है, फोकस कर रही है, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। एक मसला और है, वो ये है कि तूफ़ान आ रहा है। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी साहिली इलाकों में ये तूफ़ान इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जितने भी मछेरे हैं वो बहुत परेशान हैं। असल मामला है क्या, ये कब आएगा? 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये सफ़र कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से 1400 किलोमीटर के फासले पर है। ये तूफ़ान भारतीय गुजरात को अगर हिट करेगा तो पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों के अंदर ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं? डिटेल एक सूरत हाल इस वक्त ले लेते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मैट ऑफिस से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, ये तफरी वाला तूफ़ान है जिसमें बारिश में हम नहाएंगे वाएंगे, या टेंशन वाला तूफ़ान है? देखें जी, ये डिपेंड करता है कि तूफान जब गुजरात के पास पहुंचता है, जो कि एक इसका पॉसिबल ट्रैक है, तो हमारे एरिया के कितने करीब आता है और कितनी शिद्दत से गुजरात को पास करता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा शिद्दत का, जैसे कि अभी तक की असेसमेंट ये है कि वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा आगे चल के और उसी यानी शदीद समुद्री तूफ़ान की शक्ल में ही गुजरात के पास पहुंचेगा, तो फिर तो जाहिर है कि जो हमारी सिंध की, जनूबी सिंध की जो पट्टी लगती है गुजरात के साथ, उसमें बदीन, छट्टा वगैरह, सजावल, जी इन एरियाज में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और तेज़ बारिश होगी। और जाहिर है कि ठट्ठा और जो सजावल की साहिली पट्टी है वहाँ पर लहरों की ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो ये तीन मेन इम्पैक्ट्स होते हैं। किन तारीखों में होगी सरदार साहब, किन तारीखों के अंदर बदीन, ठट्टा और सजावल में बारिशें? क्या मतलब? किन तारीखों में, किस तारीख के अंदर आप समझ रहे हैं कि ये बारिश? जी हाँ, ये देखिए 17 तारीख की रात से कह लें आप, कुछ ना कुछ असरात शुरू हो जाएंगे 17 से 18-19 को। 17, 18, 19। अच्छा, हैदराबाद और कराची में भी बारिश होगी उम्मीद है? देखें, अगर वो उससे निकलता है ना गुजरात से और हमारी साउथ ईस्ट सिंध को लेता हुआ, मतलब उस एरिया से अगर निकलता है तो फिर तो कराची में चांसेस होंगे बारिश की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। और अगर कुछ मॉडल दूसरा ट्रैक दिखा रहे हैं कराची के जनूब से होते हैं सोमियानी की तरफ, अगर इस तरफ से उसका ट्रैक बनता है तो फिर ज्यादा इम्कान होगा कराची में भी तेज बारिश का। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा, ये जो हमारे मछेरे हैं ये कब तक इस अपनी जो रेगुलर उनकी जो मसरूफियत है उसको रोकना पड़ेगा? वो मछलियाँ पकड़ने डीप सी में नहीं जा सकेंगे? देखिए, डीप सी के लिए तो पिछले 2 दिन से ही हम उनको कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि समुद्र में तूफ़ानी बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा डीप सी में ना जाएं। अलबत्ता हमारे एरिया के करीब ये कह लें कि आप परसों से 17 से, वैसे मजबूत तौर पर पाकिस्तानी साहिली पट्टी को कोई खतरात नहीं है अब तक की? जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये डिपेंड करता है कि साइक्लोन आपके एरिया के कितने करीब, कितनी शिद्दत से आता है। अच्छा। तो अभी कोई हतमी तौर पर कोई बात नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आती है तो लोगों के जहनों में होता है खाना पीना, और खाना पीने के लिए बहुत एक एहतमाम होता है। अब चूँकि मेहमान ज़्यादा घर पर नहीं आ रहे, मेहमान जा भी नहीं रहे, खाने पकवान घर में बन रहे हैं, लेकिन एक वो था रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं चीज़ें, उसमें कुछ मुश्किलात हैं और वो सेटल नहीं हो पा रहे मामला। वो जिसको कहते हैं ना सेटल हो जाए कि भाई अब आप ऑर्डर करें और 30 मिनट्स के अंदर चीज़ आ जाए, ये सेटल नहीं हो रहा। जो इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री, वो बुरी तरह मुतासिर हुई है कोविड में और हो रही है। और हम देखते हैं कि उसको संभालने की कोशिशें होती हैं लेकिन वो संभाल नहीं पाते। मेरे साथ अथर सुल्तान चावला साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं सारे पाकिस्तान के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके। चावला साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। हाँ, ईद मुबारक आपको भी। मुझे सिंपल सा बता दें, पाकिस्तानियों को आप लोग 30 मिनट्स में खाना उनकी मर्जी का घर पे पहुंचा के दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुंचा के दे सकते, लेकिन वो अगर डाइनिंग करने आ जाए तो हम इंशाल्लाह 25 मिनट में भी पहुंचा देंगे उनकी टेबल पे इंशाल्लाह। डाइनिंग शुरू कर रहे हैं आप? डाइनिंग की अल्लाह ने चाहा तो कल बड़ी एक अच्छी मीटिंग हुई है, उसमें खुशाइन बात यह है कि उन्होंने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस से डाइन आउट की इजाजत आपको मिल जाएगी। अच्छा। और अल्लाह ने चाहा तो 1-8 महीने में डाइनिंग की भी इंशाल्लाह केसेस की यही सूरत हाल रही। ईद पे तो आप लोगों ने बहुत परेशान किया, ऑर्डर्स पहुंचे नहीं है, ईद वाले दिन तो अच्छे नहीं गुजरे। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने जो है ना वो 50-50% का डिस्काउंट दिया हुआ था,
बिल भी दे दिए लेकिन खाना नहीं पहुंचा। जी 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 जी, सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि बिल आखिर जो रेस्टोरेंट बनता है वो डाइनिंग के लिहाज से बनता है, डिलीवरी तो उसकी एक जिंदगी सी चीज होती है जो 10-15% उसकी सेल का आती है। अब जब सारा लोड ही डिलीवरी पर आ गया है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें डिलीवरी का बहुत से रेस्टोरेंट क्योंकि उसके लिए तैयार नहीं होते, 14 महीने में 12 महीने डाइनिंग उनकी बंद है, तो वो बिल आखिर डिलीवरी ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस हद तक मुमकिन हो सकता है सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर्स को थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती है, लेकिन इसमें ये भी समझने की बात है कि सारा लोड चूंकि सिर्फ डिलीवरी पे है इस वक्त, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत ये मसले आ जाते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट चाहते हुए नहीं करता, लेकिन यहाँ दुआ करें अल्लाह की जात से कि जो है वो किसी तरह डाइनिंग खुल जाए ताकि ये इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है 14 महीने में रही है, अल्लाह करे। चले आपने अच्छी खबर दे दी है। मैं तो डिलीवरी को ठीक करवाने के चक्कर में था, आपने डाइनिंग खुलवाने की अच्छी खबर दे दी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, हुकूमत ये स्टेप ले और आखिर इंडस्ट्री को इसको दोबारा बढ़ाया जाए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको चाहता तो मैं ये था कि जो इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ और जो फ़लस्तीनी बर्ताव कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, वो आपको इस मौजू के ऊपर डिटेल बात करूँ। अब लेकिन मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, वो उस डिटेल गुफ्तगू से बहुत वज़नी है। वो ये क्लियर करके बता रहा है कि बेशक आप तराने चलाते रहें, 70 साल तक मुस्लिम उम्मा जो है नारे लगाती रहे या ये इंतज़ार करती रहे कि यहूदी जब मुसलमान हो जाएंगे तब हम उनसे लड़के कामयाबी हासिल करेंगे। जब तक यहूदी हैं तो यहूदी रहे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक़, हमारे तो ताल्लुकात भी नहीं है, हम तो तस्लीम भी नहीं करते, हम तो ऐसे छोटे मोटे मुजाहरे करते हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों के बच्चे किस तरह इजरायली आर्मी को रोक के खड़े हुए हैं, बच्चे की उम्र देखें, उसके हाथ में पत्थर देखें और उसके हाथ में ये झंडा देखें, आपको यकीन हो जाएगा फ़लस्तीनी कभी हार नहीं मानेंगे। बेशक मुस्लिम उम्मा के 57-58 कंट्रीज उनके साथ हों, अक़वाम मुत्तहिदा की कोई भी करारदाद पे अमल दरामद हो नहीं हो, लेकिन ये लड़ते रहेंगे। ज़रा क्लिप देखें और दुआ भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, लेकिन ये क्लिप ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।